हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स एटॉमिक मॉडल से आगे पढ़ाएंगे। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो तैयार किया था उसमें बोर्स मॉडल के अंतर्गत जो रेडियस और वेलोसिटी के विषय में आपको बताया था। तो आज आपको हेडिंग लगाते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी नहीं, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, बोर्स मॉडल के अंतर्गत एनर्जी को भी कैलकुलेट किया गया है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब उसका एनर्जी लेवल क्या है, सेकेंड ऑर्बिट में कर रहा है तो उसका एनर्जी लेवल क्या है, थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी लेवल क्या है। यानी बोर जी ने सब कुछ फिक्स कर दिया है और इलेक्ट्रॉन किस तरीके से गवर्न कर रहा है उसका स्टेशनरी एंड फिक्स ऑर्बिट भी बता दिया है। तो इसमें केवल आपको मैं एक ही सजेशन देंगे कि जो भी इस वीडियो को बालक सुनेंगे तो उससे पहले हमारा वीडियो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोहर मॉडल का 10वां और 9वां है उसको आप ज़रूर देखें, तभी आपको ये कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट समझ में आएगा। तो इसके लिए देखिए, मूविंग पार्टिकल के लिए यहाँ पर टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो जब कोई पार्टिकल सर्किल में, ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, और कहीं भी इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है जिसका वेलोसिटी v है, इस तरीके से, तो इसका अगर मास m है तो मास m और वेलोसिटी v, तो इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? सिंपल सी बात है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² एंड पोटेंशियल एनर्जी आपका, देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन पोजीशन के कारण यहाँ पर है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो -kZe²/r, माइनस साइन आएगा। माइनस साइन का मतलब है कि यहाँ पर जिस लेवल में इलेक्ट्रॉन है उस लेवल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। अर्थात ये स्टेबल पोजीशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है। अब देखिए यहाँ पर टोटल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपका -kZe²/r प्लस 1/2 mv²। यहाँ 1/2 mv²। अब इस एक्सप्रेशन से ये आपका टोटल एनर्जी, जिसको हम ई से डिनोट करेंगे। अब देखिए
इसीलिए मैंने कहा आपको पिछला वीडियो सुनना पड़ेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर एक तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। दूसरा, चूँकि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ये मैंने वीडियो नंबर 10 में बोर्स एटॉमिक मॉडल में बताया भी था। तो इसको बैलेंस करता है, चूँकि यहाँ पर आपका ऑर्बिट भी फिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो अगर हम देखते हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलाम के नियम से निकाला था। ये था कि ZE² अपॉन R²। चूँकि दोनों फोर्स इलेक्ट्रॉन को फिक्स किए हैं, बैलेंस किए हैं, तो ये बराबर होगा और mv² अपॉन R और R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर mv² बराबर आपका आ जाएगा कि ZE² अपॉन R। अब देखिए, अगर इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं तो इस इक्वेशन 1 में mv² का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से एक नया एक्सप्रेशन आ जाएगा, टोटल एनर्जी E माइनस के ZE² अपॉन R प्लस के ZE² अपॉन 2R। mv² की जगह पर मान डाल दिया, थोड़ा यहाँ ऊपर आप लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए ये हाफ है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आएगा माइनस कि ZE² अपॉन R। सिंपल सी बात है, एक फ्रैक्शन की बात है, ये आपका सब्ट्रैक्ट होकर के आ जाएगा। तो ये टोटल एनर्जी। अब फिर से वही बात आती है, हमने उस वीडियो में बताया भी था कि टाइम की कमी होने के कारण एक नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ रहा है आपके लिए, लेंदी ना हो जाए इसके लिए, क्योंकि ये सब तीनों वेलोसिटी और बोर्स रेडियस, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही वीडियो में होना चाहिए, चूँकि एक दूसरे से कोरिलेट हैं। अब R की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हमने रेडियस को निकाला था R बराबर n² h² 4π² m ZE² के। इस मान को तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम बोहर्स रेडियस R बराबर n² h² 4π² m ZE² के। अब अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं तो फ्रॉम या सब्स्टिट्यूट the value of R in
इक्वेशन 2। अब E की वैल्यू आ जाएगी, E इक्वल हो जाएगा कि जेड ई स्क्वायर अपॉन, अब देखिए R को यहाँ पर निगेटिव साइन लगेगा, R की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर के। ये आपका R की वैल्यू एन स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये 2R बचेगा। चूँकि इसमें से ये निकलेगा तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका E का मान आएगा -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये आपका ई एन एथ, माने किसी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये आ जाएगी, अर्थात nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है। अब अगर यहाँ पर 2 पाई एम ई के कांस्टेंट हैं, h भी कांस्टेंट है, अगर इन सब का मान रख दिया जाए तो यहाँ पर ई nth आ जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका शॉर्टकट मेथड रहेगा, जहाँ जेड वेरिएबल होगा, हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2 या हीलियम पॉजिटिव के लिए। चूँकि बोर मॉडल केवल उन्हीं स्पीसीज के लिए लागू है, एप्लीकेबल होता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और n जहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रहता है, एक होल नंबर है 1 2 3 4। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट के लिए n का मान क्रमशः 1 2 3 एंड सो ऑन रहता है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं तो n बराबर 1 और z बराबर 1, ये फॉर हाइड्रोजन एटम और ये फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। इसी प्रकार से हम अगर E2 के मान को निकालते हैं तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अगर E3 को निकालते हैं तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। इसका मतलब बोहर जी ने एनर्जी को भी फिक्स किया है कि एक ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उन सभी ऑर्बिट की एनर्जी सेम है। तो अब हम यहाँ पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बोहर जी ने किसी मूविंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी फिक्स किया है, एनर्जी भी फिक्स की है, वेलोसिटी भी फिक्स की है, और न्यूक्लियस से उस ऑर्बिट की दूरी को भी फिक्स कर दिया। यहीं पर बोहर एटॉमिक मॉडल फेल हो गया, चूँकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि जिसको हम आसानी से देख नहीं सकते, और बोहर जी उस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कोई दौड़ हो रही है और धावन पथ बने हुए हैं जिन पर कोई धावक दौड़ लगा रहा है, जिसको हम देख भी रहे हैं और उसकी स्पीड को भी नाप रहे हैं, जबकि ये सब कुछ इम्पॉसिबल है। यहीं से नई थ्योरी को जन्म मिलता है
और बोहर एटॉमिक मॉडल फेल हो जाता है। चूँकि सबसे बड़ी कमी ये रही कि इन्होंने अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल माना है और उस पार्टिकल को मानते हुए यहाँ पर ये आपका इस तरीके से मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को फिक्स करते जा रहे हैं और पार्टिकल को मान लिया है, जबकि आगे ये प्रूफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही नहीं एक वेव के तरीके से भी व्यवहार करता है। तो ये ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल हो गया। तो पहला इनका ड्रॉबैक था कि बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है वो केवल ऐसी स्पीसीज़ की ही व्याख्या करने में सक्षम रहा जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा इन्होंने वेलोसिटी और मोमेंटम को फिक्स कर दिया, जबकि ऐसा संभव नहीं था कि ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो लगभग प्रकाश की चाल से चल रहा हो उसका एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी या मोमेंटम को एग्जैक्टली नहीं नापा जा सकता है। तीसरा इनका था कि जिस सब्सटेंस से रेडिएशन उत्सर्जित होता है, जिस सब्सटेंस से रेडिएशन आता है उसको इन्होंने एक सिंगल लाइन के रूप में बताया है, जबकि अगर इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड से अगर गुजार दिया जाए तो ये सब्सटेंस में स्प्लिटिंग का गुण पाया जाता है, यानी इसका एक सिंगल लाइन नहीं बल्कि ये कई पट्टियों में विभक्त होता है। इसको हम जीमान इफ़ेक्ट कहते हैं। यही आपका जीमान इफ़ेक्ट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उस सब्सटेंस को पास किया जाए तब भी स्पेक्ट्रम में तमाम पट्टियाँ दिखाई देती हैं, अर्थात वो सिंगल पट्टी कई पट्टियों में विभक्त हो जाती है, स्प्लिटिंग का गुण पाया जाता है। तो इस टॉर्क इफ़ेक्ट और जीमान इफ़ेक्ट की व्याख्या करने में भी बोहर्स एटॉमिक मॉडल फेल रहा। तो इस तरीके से जब इन तीन ड्रॉबैक्स के अगेंस्ट में नेक्स्ट थ्योरी को जन्म मिला और उस थ्योरी से आगे अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल ही नहीं बल्कि उसको वेव के रूप में भी ट्रीट किया जाएगा, जिसको डी ब्रॉगली ने अपने एक इक्वेशन के तहत रिलेशन भी दिया है कि देखिए इलेक्ट्रॉन किस तरीके से वेव और पार्टिकल के तरीके से बिहेव करता है। तो अब आज इसमें आपको इतना रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए तैयार करेंगे नेक्स्ट थ्योरी के रूप में। और आज इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।